गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, मेरे घर के पास हमेशा जो है हल्ला होते रहता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं ताकि लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में कुछ हेल्प मिल सके। और ये CNT एक्ट पर जो ट्रिक मैंने बनाया उसका ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, तो मैं दिन भर जो है ट्रिक के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। तो गैस, पहला जो मैंने वीडियो बनाया था उस पे धाराएं और अध्याय याद करवाया था। दूसरा में कुछ छोटी छोटी चीजें याद करवाई थी मैंने, जैसे कि आगे दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, कुछ धाराएं जो है मैंने याद कराई थी, कुछ मुझसे नहीं बना था। और हमने जो है आर्टिकल 4, 5, 6, 7, 8 याद किया था। 8 के बाद भी मैंने कुछ कुछ याद करवाया था आपको। और आज जो है मतलब अभी मैं जो है थोड़ा सा और कुछ कुछ याद करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको कुछ ना कुछ जो है हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं। पहला है, संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख किस धारा में है? संयुक्त भूस्वामी, तो संयुक्त मतलब क्या? संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? जिसमें सभी लोग मिलकर साथ साथ रहते हैं। तो साथ साथ मैंने कितना बार बोला? 2 बार बोला। तो आप 77 ना कर दीजिएगा। तो साथ साथ इतना इजी ट्रिक हमें नहीं मिलने वाला है CNT में, तो थोड़ा सा टफ है। पहले 2 और 5 को जोड़ना है और बनाना है 7। तो इस प्रकार से 7 7 हो गया। ठीक है। संयुक्त भूस्वामी 257 में दिया हुआ है। संयुक्त भूस्वामी 257 में दिया है। 257 में 2 और 5 को जोड़कर हमें 7 बनाना है। और संयुक्त परिवार कैसे होती है? सब साथ साथ मिलकर रहते हैं। तो साथ में मिलकर रहेंगे तो संयुक्त परिवार बन जाएगा। और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि संयुक्त परिवार में एक माता, एक पिता और 5 बच्चे हैं। ठीक है, एक माता एक पिता, यानी पेरेंट्स कितने हो गए? 2, और इनके 5 बच्चे हो गए। तो मेरे घर में बिल्कुल यही है, मम्मी पापा और हम लोग 4 बहनें और मेरा एक भाई है। तो इस तरीके से संयुक्त परिवार आर्टिकल मुझे याद हो गया है, 257 में है। तो आई होप आपको भी याद हो जाए। नेक्स्ट है, उपायुक्त की डिक्रियों और आदेशों को लागू किए जाने का उल्लेख। तो यहाँ डिग्री दिया है, लेकिन मैं डिग्री कर देती हूँ। ठीक है। तो जब भी आपको डिग्री शब्द सुनने को मिलता है तो आप क्या कल्पना करते हैं? मैं तो हमेशा जो है एक चांद की कल्पना करती हूँ। इसे चांद हम लोग कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जिसमें हम ज्योमेट्री में जो चांद होता है, तो उसमें हमेशा देखिएगा अर्धचंद्र होता है। और हमेशा अर्धचंद्र जो है 0 डिग्री से लेकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री तक होता है। तो फाइनल कितना होता है? 180 डिग्री, उससे ज्यादा का अर्ध चांद नहीं हो सकता है। और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि एक सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है, लेकिन चांद हमेशा आधा ही होगा। ये वाली चांद बोल रही हूँ मैं, मून वाला चांद नहीं बोल रही हूँ। तो ये चांद अर्ध चंद्र होता है और ये 180 डिग्री का होता है। और आप और भी डिग्री से और भी याद रख सकते हैं कि ट्राइंगल का जो है 3 कोनों का माप हमेशा 180 डिग्री होता है। और एक काम और आप कीजिएगा कि आप देख लीजिएगा डिग्री से जुड़ा और कोई आर्टिकल होगा तो उससे देख लीजिएगा कहीं कोई और मिसमैच ना हो जाए, वरना आपके 1 नंबर या 2 नंबर जो है गलत हो सकते हैं। तो मैंने बेसिक बता दिया कि उपायुक्त की डिग्री और आदेशों को लागू किए जाने का उल्लेख कितने में है? आर्टिकल 180 में है। और कैसे याद करेंगे? डिग्री से डिग्री कर देंगे। ठीक है, डिग्री से डिग्री कर देंगे और डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 से मैं थोड़ा लगातार याद करा देती हूँ आपको। तो 16 जो है, अच्छा, भोलेनाथ जी जो होते हैं, शंकर जी, उनका 16 सोमवारी का व्रत लड़कियां रखती है। तो 16 सोमवारी का व्रत रखती है अच्छे वर के लिए या कोई भी पर्पज से। तो 16 मान लीजिए, 16 आपने रखा है 16 सोमवारी का व्रत। तो 16 सोमवारी का व्रत आप रखेंगे तो किसको मनाने के लिए? भोलेनाथ जी को। तो आप अधिक से अधिक भोग लगाएंगे, किन्हें? भोलेनाथ जी को। तो अधिक से अधिक भोग मीन्स अधिभोगी दर का बना रहना, ऐसा लिखा हुआ है धारा 16 में। विद्वान अधिभोगाधिकार का बना रहना, ये दिया हुआ है 16 में। तो मैंने बताया, तो इसको आप जो है किताब खोल कर देखिए कि पूरा एग्जैक्ट क्या दिया हुआ है। ये मैंने बस हिंट दिया है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे याद रखना है। आपको याद रखना है कि 16 सोमवार का व्रत आपने क्यों रखा था।
शिव जी को मनाने के लिए, तो शिव जी बहुत ही भोले होते हैं। उन्हें कैसे मनाएंगे? अधिक से अधिक भोग भोग लगाकर, पूरा फल आप जो है ढेर सारे फल लेकर आए हैं। भोलेनाथ आप जानते हैं भोले हैं, बहुत बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपने 16 सोमवारी का व्रत रखा, तो आपने सोचा कि भोलेनाथ को और इम्प्रेस किया जाए। तो कैसे कीजिएगा भोलेनाथ को इम्प्रेस? तो आपने बहुत सारे बंदों बंदों मीन्स क्या होता है? पर्सन। पर्सन को जो है भोजन करवाया। आपने बहुत सारे बंदे हैं, बंदे मीन्स क्या होता है? पर्सन। तो पर्सन को भोजन करवाया, और इसमें से 2 पर्सन जो थे वो 18 साल के थे। एक भुइहर जाति का था और दूसरा था मुंडारी खुटकट्टीदार था। ये बस याद करने के लिए है। तो क्या हुआ? 16 सोमवारी का आपने व्रत रखा। उसके बाद जो है आपने सोचा कि शिव जी को इम्प्रेस किया जाए। तो आपने जो है बहुत सारे बंदे जो बाहर खड़े थे मंदिर के बाहर, उन्हें आपने सोचा कि भोजन करवाया जाए। भोजन में आपका रायता भी था। तो बस यूं ही बंदोबस्त रैयत की परिभाषा दी है, इसलिए याद रखना है। तो 16 सोमवारी के बाद ही आप 16 सोमवारी का व्रत रखेंगे। उसके बाद आप जो है बंदों को भोजन करवाएंगे। उसमें से 18 वर्ष के, 18 मीन्स क्या? आर्टिकल 18। तो 18 वर्ष के भूइहर और मुंडारी खुटकट्टीदार भी मौजूद थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भूइहरों और मुंडारी खुटकट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत होना आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। अब ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या दिया है? तो ये सभी बंदे जो है अधिक भोग की मांग करने लगे, मीन्स और भोजन मांगने लगे आपसे। आपने जो है जितना व्यवस्था किया था उससे ज्यादा ये भोजन मांगने लगे। तो आपको एक अस्थाई सॉल्यूशन क्या दिखा? अस्थाई सॉल्यूशन मीन्स परमानेंट सॉल्यूशन आपको दिखा कि क्यों ना जोमेटो और स्विगी से भोजन मंगवा कर दिया जाए। तो ये बस क्रम से याद रखिएगा, तो मुझे यकीन है कि याद हो जाएगा। वरना सीएनटी के एक्ट के जो धाराएं हैं वो याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए, 16 सोमवारी का व्रत क्यों रखा आपने? भोले जी को अधिक से अधिक मतलब भोग कराया, ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो सके। तो इस तरीके से ऑब्वियसली आप ऑप्शन देखेंगे तो मिल ही जाएगा। विद्वान अभी अधिभोगाधिकार का बना रहना। एक अंधी भोगी भी है, तो अंधी वाला मत कर दीजिएगा। यहाँ पे अधिक से अधिक कीजिएगा तो आपको खुद से मिल जाएगा। अधिभोगाधिकार का बना रहना, ठीक है। अब उसके बाद 16 सोमवारी का व्रत रखने के बाद आप जो है बंदों को रायता खिला रहे हैं। रायता खिलाइए या फिर जो खिलाइए, आपकी मर्जी। रायता रैयत मिल गया इसलिए मैं बता रही हूँ। बंदों को आपने रायता खिलाया। तो उसमें से 18 वर्ष के 2 बंदे थे, एक भुइहर जाति का था और दूसरा मुंडारी खुटकट्टीदार था। तो ये दोनों बंदर नहीं, बंदे के बारे में हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि बंदे जो है बहुत सारे आ गए, अधिक से अधिक आ गए। मतलब बंदोबस्त रैयत के अधिभोगाधिकार के विषय में दिया हुआ है। और उसके बाद आपने सोचा, क्या सोचा? अस्थाई सॉल्यूशन आपको एक ही लगा कि क्यों ना इन्हें जोमेटो स्विगी से कुछ मंगा कर खिला दिया जाए। इसके बाद धारा 21 में क्या दिखा है? अधिभोगी रैयत के अधिकार। तो इसके बाद जो है बस आप खुद से ऐसे ही याद कर लीजिए, अधिभोगी रैयत के अधिकार। तो अधिकार जो है, अधिभोगी रैयत के अधिकार जब ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बात बताइए, आर्टिकल 21 आपको पता होगा मौलिक अधिकार में क्या है? निजता का अधिकार इसमें दिया हुआ है ना? निजता का अधिकार दिया है। तो यहाँ से अधिकार थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है अधिभोगी रैयत के अधिकार। तो अधिकार से जुड़ा है 21 आर्टिकल, लेकिन किसके? अधिभोगी रैयत के। तो ये भी आसानी से आप पकड़ लेंगे। कैसे बताऊं मैं? तो जो 16 जो है, 16 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 का स्क्वायर होता है। तो 4 में रैयत के विषय में दिया है। तो रैयत सिंपल दिया रहता है तो क्या होता है? अधिभोगी रैयत के विषय में बात करता है। और अगर अधिभोगी रैयत रहेगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा आपको कि उसके विषय में बात हो रही है। तो 21 आर्टिकल तो आपको पता है 16 और 36 के बीच ही आ रहा है। तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि 21 में पहले तो अधिकार याद रखना, मौलिक अधिकार जो है वो अधिकार तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ये देखिए, और इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है? ईंट निर्माण, मत्स्य पालन, बांध निर्माण, कुटीर उद्योग, भवन निर्माण, ये सब का अधिकार दिया हुआ है। ये आर्टिकल 21 में है, सीएनटी एक्ट की धारा 21 में। उसके बाद ये सब हो गया। अब देखिए, जो
पर्सन्स थे वो सभी खा लिए, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे घर से। तो आपने क्या किया, दो दो लात सबको मार के बेदखल कर दिया आपने। बस याद करने के लिए, प्लीज किसी का दिल दुखे तो बुरा मत मानिएगा। तो सभी को आप जो है, बहुत हो गया, आपने कहा कि बहुत हो गया, मैंने इतना सारा खिलाया पिलाया, लेकिन ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बिल्कुल परमानेंट, यहाँ जो लिखा न स्थायी भूधारक, तो ये भी कर सकते हैं आप कि परमानेंटली बस गए। तो इन्हें दो दो लात मार के भगा दिया हमने। तो ये देखिए दो दो, ओहो, तो ये बेदखली। अब मैंने बेदखली बोल दिया तो आप ये नहीं कि कहीं पे भी बेदखली की बात हो तो आप 22 लगा दीजिएगा आर्टिकल, क्योंकि सीएनटी एक्ट में बहुत सारे बेदखली के विषय में दिया हुआ है। तो मैंने बताया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है बुक खोल के धारा 22 को पढ़िएगा कि किस तरह की बेदखली की बात इसमें की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिभोग जोतों के रजिस्ट्रीकरण के विषय में कुछ दिया हुआ है इसमें। अब इसका आर्टिकल आप खुद से सर्च कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने जो रफ स्केच बनाया था, तो एक दो देखती हूँ कहीं इधर से मैं बना लूँ। तो ये तो मैंने बता ही दिया, उपायुक्त की डिक्रियों और आदेशों को लागू किए जाने का उल्लेख है 180 में। हाँ बोलो। आगे है कुर्की और विक्रय में छूट। कुर्की और विक्रय में छूट, छूट 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 छूट, ठीक है। तो कुर्की मतलब क्या होता है? कुर्की मीन शायद, आई थिंक जब्त, जैसे कुछ आर्टिकल में दिया हुआ होगा इस तरीके का कि अगर किसी का जोत जो है जब्त कर दिया जाए तो कौन कौन से चीज जो है नहीं ली जाएगी, जैसे कि उनके कपड़े हो गए, बिछौने हो गए, इस तरह की। तो ये दिया हुआ आर्टिकल 186 में। तो इसको कैसे याद करेंगे, कुर्की और विक्रय से छूट। तो कुर्की और विक्रय से छूट दिया हुआ आर्टिकल 186 में, 186। तो 186 का हो जाएगा, नहीं पता मुझे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषक की बेदखली या कब्जा दिलाने के उपायुक्त के आदेश के निष्पादन, ये दिया हुआ आर्टिकल 194 में। तो क्या देखिए इसका, देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, क्योंकि मैं रीजनिंग बनाती थी इसलिए मैं एबीसीडी वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा लगाती हूँ। तो देखिए, कृषक की बेदखली या कब्जा दिलाने के उपायुक्त के आदेश का निष्पादन इसमें दिया हुआ है। तो कृषक को बेदखली कर दिया गया, तो उसको फिर से कौन दिला रहा है उनका कब्जा वापस? उपायुक्त महोदय। तो एक तरह से कृषक के लिए ये क्या है, एक तरह से कृषक के लिए एड है। एड मीन्स क्या होता है? जैसे फर्स्ट एड होता है, तो किसी समस्या का तुरंत जो सॉल्यूशन करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। तो AID क्यों लिखा है मैंने? ए मतलब एक, I मीन्स 9 और D मीन्स 4। ठीक है, ABCD जेड तक अगर आपको याद होगा क्रम से कि 26वां में आता है जेड, डब्ल्यू आता है 23 में, तो आप जो है इसका कर लेंगे। कृषक की बेदखली या कब्जा दिलाने के उपायुक्त के आदेश का निष्पादन दिया है 194 आर्टिकल में। तो 194 को कैसे याद करेंगे कि कृषक के लिए एक तरह का एड है। एड मीन्स क्या होता है? सॉल्यूशन है। तो एड का ए मतलब 1, I मीन्स 9 और D मीन्स 4। तो इस तरीके से याद हो गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? साक्ष्यों या दस्तावेज के पेश किए जाने का उल्लेख। तो इसका भी मैं याद कर देती हूँ। देखिए, साक्ष्य और दस्तावेज हम प्रस्तुत करते हैं, तो क्या उसको हम गवाह के तौर पर भी पेश कर सकते हैं? मतलब अगर वो साक्ष्य कोई पर्सन हो तो क्या उसे हम कहेंगे, उसे क्या बोलते हैं? गवाह कहते हैं। तो हमारे इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में मूवीज आप देखते होंगे, तो कैसा मूवीज होता है? हमेशा जो साक्ष्य के तौर पर जिन व्यक्तियों को प्रस्तुत किया जाता है, अक्सर उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से हमें याद करना है, सिर्फ याद करने के लिए है ये, कि हमारे पास मान लीजिए दो पर्सन थे साक्ष्य के तौर पर कि वो दस्तावेज और कुछ प्रस्तुत करने वाले थे कोर्ट जाकर, तो उन्हें क्षेत्रीय लोगों ने मार डाला। क्षेत्रीय मीन 6 और 3, 3 मीन्स क्या होता है? 3। तो 6 3 6 3, दो लोग थे, उन्हें क्षेत्रीय लोगों ने मार डाला। क्षेत्रीय लोगों ने क्यों मार डाला? क्योंकि वो जाकर साक्ष्य और दस्तावेज को पेश करने वाले थे। तो ये हो गया आर्टिकल 263। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल है 257 में संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख। ये तो मैंने बता ही दिया
तो 2 पेरेंट्स होते हैं घर में और 5 बच्चे, इस तरह मिला के 7 लोग हो गए। तो ये हो गया संयुक्त परिवार, ये याद कराया मैंने। और अध्याय 17 याद करते हैं, परिसीमा के विषय में इसमें दिया हुआ है। तो कैसे याद करेंगे परिसीमा? तो देखिए, अडल्ट होने में, अडल्ट किन्हें माना जाता है भारत में? जो 18 साल के हो जाते हैं। तो 17 साल एक सीमा के रूप में कार्य करेगा, 17 साल सीमा के रूप में है। 17 से जैसे आप क्रॉस करेंगे 18 में, तो आप हो जाएंगे वयस्क मानव बन जाएंगे और आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिए, अध्याय 17 में क्या दिया हुआ है? परिसीमा के विषय में दिया हुआ है। उसके बाद अध्याय 16, अध्याय 16 में क्या दिया है? उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, इसका तो मैंने बनाया नहीं। अध्याय 12 लगान और अधिकार अभिलेख दिया हुआ है। तो इस तरीके से भी मेरा तबीयत खराब हो रहा है। अध्याय 12 में क्या दिया है? लगान और अधिकार अभिलेख। तो आप बस ऐसे याद रखिए कि 12 क्लास में थे जब आप मतलब 12 में थे, तो आपने लगान और अधिकार अभिलेख के विषय में पढ़ाई की थी। तो लगान और अधिकार अभिलेख के विषय में, तो अधिकार को भी चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो आपने पॉलिटी में पढ़ा अधिकार यानी मौलिक अधिकार पढ़ा। हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा? अभिलेख, विभिन्न शासकों के अभिलेख के विषय में पढ़ा। और लगान के विषय में आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स में। लगान मीन्स क्या? टैक्स। तो टैक्स के विषय में आपने पढ़ा 12वीं क्लास में, आपने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, बस ऐसे याद रखिए। लगान के विषय में पढ़ा, मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ा और शासकों के अभिलेख के विषय में पढ़ा। जैसे अब हाथी गुम्फा अभिलेख इस तरह का होता है ना, तो हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, रुमनी देवी, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने कब पढ़ा? 12वीं क्लास में पढ़ा। तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, 12वीं में ही आपको याद रखना है कि आपने 12वीं में ये सभी चीज पढ़ी है। अब नेक्स्ट है 73 में रैयत द्वारा भूमि के परित्याग। रैयत द्वारा भूमि के परित्याग के विषय में आर्टिकल 73 में दिया हुआ है। तो इसका नहीं याद आ रहा मुझे, चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा 17 में दी है। तो मैंने आपको कैसे याद कराया कि 16 सोमवार का व्रत आपने रखा और बंदों को रायता खिलाया था, ठीक है। तो 16 के बाद 17, इस तरीके से याद हो गया, बहुत इजी तरीके से। उसके बाद 27 में दिया है रैयत की लगान वृद्धि की रीतियां, मतलब किस किस विधि से लगान की वृद्धि की जा सकती है। आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि जेड मतलब क्या होता है? 26वां लेटर जो है जेड में आता है, और इसमें एक बढ़ा देंगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन 27 तो कोई लेटर है नहीं, तो बस आपको एक बढ़ाना है तो ये 27 में हो जाएगा। तो जो आर्टिकल आएगा उसमें भी वृद्धि की बात की गई है। तो वृद्धि किस चीज की वृद्धि? अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे जानूंगा किस चीज की वृद्धि की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ना, 16 से लेकर 36 में रैयत का उल्लेख है। तो जरूर रैयत के लगान की वृद्धि की मतलब रीति मीन्स किस तरीके से लगान में वृद्धि की जा सकती है, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि इनकी वृद्धि की जा सकती है। तो इसका उल्लेख है 27 में, ठीक। अब 22 देखते हैं, रैयत की जोत से बेदखली का प्रावधान। तो मैंने क्या बताया था? 2-2 लाख देकर सबको निकाल देना है, यानी बेदखल कर देना है। तो इस तरीके से आर्टिकल 22 याद हो गया। अब धारा 33 का है, तो लगान में कमी के संबंध में प्रावधान है। लगान में कमी, अब वृद्धि हमने पढ़ लिया, अब कमी के विषय में पढ़ना है। तो कमी, क से क्या होता है? कमी। कमी का क्या होता है? क से कमी हिंदी में। तो पहले तो याद रखना है कि क आना चाहिए, यानी कि संशोधित होगा। आप देखिए 33 को 3 मतलब क्या? सी सी कर सकते हैं कि नहीं हम? तो सी सी क हिंदी में क और इंग्लिश में सी। तो क कमी, क 3 क आ गया। तो समझिए कि कमी के विषय में बात किया जा रहा है, और ये आर्टिकल कितने के बीच में आ रहा है? 16 से 36 के बीच में। तो आपको कहाँ टिक करना है आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41, अंधी भोगी रैयत को बेदखल करना। तो अंधी भोगी रैयत को बेदखल करना, तो ये कितना है? 4 और 1, 41।
तो अंधी यहाँ पे अंधी भोगी रैयत को बेदखल करना, अंधी भोगी रैयत को, तो भोगी रैयत को बेदखल करना किस में था, आर्टिकल 22 में था। और ये कितना में दिया है, 22 में नहीं दिया है, ये 41 में दिया है। और ये किसके विषय में दिया, अंधी भोगी रैयत के विषय में दिया है। तो देखिए 16 और 36 जो है रैयत के विषय में दिया है। 37 खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के विषय में दिया है। और 38 से शुरू होता है, 38 से आई थिंक 42 तक ही है, आई एम श्योर 42 तक है। 38, 39, 40, 41, 42 4 जोड़ना था, ऐसा मुझे याद है। तो कम से कम आपको इतना तो याद हो जाएगा कि 38 से 42 के बीच में तीसरे नंबर में बेदखली के विषय में बोला गया है। तो 38 से 3 जोड़ दीजिए, 38, 39, 40 और 1 41, तो 41। आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें तो मात्र 4 ही आर्टिकल है। किसमें 4 आर्टिकल है, तो भाग जो है देखिए 6, भाग 6 में मतलब अध्याय 6 में, सॉरी भाग नहीं, ये संविधान नहीं चल रहा, अध्याय 6 में मात्र 4 ही आर्टिकल दिए हुए, 38 से लेकर 42 तक। ठीक, तो 42 तक दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, तो चारों को एक बार पढ़ लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही हल्ला हो रहा है, आपको आई होप उतना ज्यादा नहीं सुनाई दे रहा होगा जितना मुझे सुनाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लगान वृद्धि की रीतियां। तो मैंने तो बता ही दिया था लगान वृद्धि की रीतियां कितना में दिया हुआ है। तो आप जो है ये एक बार जो है 27, 28, 29, 30 इसमें जो है रीतियों के विषय में दिया हुआ है। तो आप कौन कौन सी रीति दिया है ये पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 में क्या है, जनजातीय भूमि का हस्तांतरण या विक्रय उद्योग खनन एवं कृषि कार्य हेतु गैर जनजातियों को दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो ये देखिए ये जो है बहुत ही विशेष टाइप का आर्टिकल आपको दिख रहा है, जनजातीय भूमि का हस्तांतरण या विक्रय उद्योग खनन और कृषि कार्य हेतु गैर जनजातियों को दिया जा सकता है। ये मुझे तो काफी विशेष लगा कि जनजातीय भूमि है और गैर जनजातियों को दिया जा सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में, ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आर्टिकल में, ऐसे याद रखिए, ये भी विशेष नंबर है 49। तो 7 का भी स्क्वायर ये परफेक्ट बहुत ही अच्छा मिल गया हमको कि 2 का भी स्क्वायर है, पहला अगर डिजिट देखे तो दूसरा डिजिट 3 का स्क्वायर है और संपूर्ण डिजिट को देखे तो ये 7 का स्क्वायर है। तो ये बहुत ही विशेष आर्टिकल है मेरी नजर में, तो एटलीस्ट है कि इसमें जनजातीय भूमि का हस्तांतरण या विक्रय उद्योग खनन एवं कृषि कार्य हेतु गैर जनजातियों को दिए जाने की बात कही गई है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 49 में। तो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 4 भी किसी चीज का स्क्वायर है और 3 भी 9 भी किसी चीज का स्क्वायर ही है। तो इस तरीके से 49 आई होप आपको याद हो गया होगा। अब गाइस वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। एक दो आर्टिकल भी आपको हेल्पफुली याद हो गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि हमारा ट्रिक्स जो है काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए कहाँ तक हमने याद किया, सिर्फ हम वही देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न है उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला 20वां नंबर, ये सभी जो है बहुत इजी है लेकिन मैंने जो याद करा है मैं वही दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से हमने देखा था आर्टिकल 25, देखते हैं ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक का या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान है। तो ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ग्राम मुखिया जो है लगान बढ़ने तो नहीं देंगे, नो मैं तो नहीं बढ़ने दूंगा। तो ये का भी लगा देना है, नहीं ग्राम मुखिया जो है अपने लगान, ये जो है आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था इसलिए का जोड़ा हुआ इसमें। तो मुखिया जी क्या बोल रहे हैं कि मैं तो अपना भूमि का लगान में वृद्धि नहीं करने दूंगा, इसलिए धारा 9 का हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्ती रैयत का उल्लेख है। तो बंदों को रायता आपने कब खिलाया था बताइए। बंदों और रैयत से क्या है, बंदों को रायता आपने कब खिलाया, 16 सोमवार करने के बाद 17वां में। तो धारा 17 इसका आंसर हो जाएगा, इतना इजी है। नेक्स्ट सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत की लगान बढ़ोतरी की रीतियों का उल्लेख है। तो जैसा कि मैंने क्या बताया था, ABCD Z तक ही होता है, Z तक मीन्स 26। तो बढ़ने की बात है और बढ़ना क्या क्या बढ़ना है,
लगान बढ़ाने की रीति की बात कर रही है। देखिए लगान बढ़ोतरी और रीति भी बोल रहा है, तो ये 27 हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान है? तो बेदखली, रैयत की बेदखली मैंने क्या बताया था, 2-2 लात देकर सबको बेदखल कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेदखली 22। सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के बारे में बताया? तो क से कमी और 3 का जहां मिल जाएगा तो रैयत के जोत के लगान में कमी की बात करेगा। तो 3 का कहां से लाएंगे हम, 1 का तो हमें मिल गया, तो सी, 3 को सी लिख सकते हैं, सी से का ही होता है। हिंदी में कोई कोई चीज हम लोग जैसे कॉल लिखते हैं, कॉल तो CALL लिखते हैं ना, तो सी मतलब का उच्चारण, सी का उच्चारण का भी होता है कभी कभी। तो 3 का मिल गया, यानी हम रैयत के जोत के लगान की कमी के विषय में बोल रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने नहीं याद किया था 37 का, इसे स्किप करेंगे। उसके बाद जो हम याद किए हैं वही दिखाएंगे हम, तो ये सभी नहीं याद किए तो इसे स्किप कर देते हैं। तो ये देखिए 60 नंबर जो है ये मैंने याद करवाया, और कितना सफल ट्रिक है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया। आपको हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको याद हुआ या नहीं। तो देखिए 60 नंबर है, सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत जनजातीय भूमि का हस्तांतरण या विक्रय उद्योग, खनन एवं कृषि कार्य हेतु गैर जनजातियों को किया जा सकता है? तो मैंने क्या बताया कि ये एक विशेष आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि जनजातीय भूमि का ट्रांसफर, जनजातीय भूमि का ट्रांसफर, 1 मिनट नेट बंद करने दीजिए मुझे। तो क्या बोला था मैंने कि ऐसा आर्टिकल, एक विशेष आर्टिकल आपको मिलेगा जिसमें दिया हुआ है कि जनजातीय भूमि का हस्तांतरण गैर जनजातियों को किया जाएगा। तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा आर्टिकल है मेरी नजर में। तो याद करेंगे कैसे, एक अच्छा नंबर भी हम ढूंढेंगे। तो एक अच्छा नंबर क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही चाहिए, साथ में 3 तरीके से परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कैसे? 49 आर्टिकल देखिए 7 का स्क्वायर होता है, तो 49 ऐसे तो हम आंसर हमारा मार दिया हमने टिक। लेकिन देखिए 49 4 और 9 से मिलकर बना है, तो 4 भी 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से देखिए धारा 49 इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या दिखा है, सीएनटी एक्ट की धारा 49 के संदर्भ में कौन सा सही है? तो लगे हाथ तो ये भी बता देती हूँ कि ये जो धारा है 49, ये 2016 में इसमें संशोधन किया गया, और अब जो है उद्योग खनन कार्यों के अतिरिक्त आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार जमीन ले सकेगी, ठीक है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है। साथ ही सरकार अब विकास हेतु निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण कर पाएगी। तो ये आर्टिकल हमें याद हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इधर से तो कोई आर्टिकल हमने याद नहीं करवाया आपको, तो आगे बढ़ते हैं। इतना आर्टिकल हो गया। तो देखिए गाइज बहुत सारे आर्टिकल जो है मैंने आपको याद करा दिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। अब नेक्स्ट है धारा 3। ये पहले याद किया मैंने करवाया। धारा 3 में क्या है, परिभाषा है। स्थायी बंदोबस्ती किसे कहते हैं, वंशगत भूधृति को कहते हैं। और पुनर्ग्रह ये भूमि क्या है, वैसी भूधृति जो परिवार के नर वारिश नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी के पास चली जाती है। और नेक्स्ट है इसके अंतर्गत मुंडारी। अच्छा, तो इसमें क्या दिया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत है? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा जो सही है, तो चौथा ही गलत होगा। तो चलिए जो याद करेंगे वही देखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, तो धारा 4 में क्या है, तो मैंने क्या बताया था, धारा 4 मीन्स 4 व्हीलर, 4 व्हीलर मीन्स कार, तो काश्तकार, ठीक है, काश्तकार। और काश्तकार के तो कार में कितने पहिए होते हैं, 4, तो 4 वर्ग है। कौन से, भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी, कुटकट्टीदार। रैयत भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत और कुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। और ऐसा काश्तकार जो रैयत, जो किसी रैयत के अधीन हो उसे दर रैयत कहते हैं, यानी कि सभी कथन सत्य है। 71 का हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं, रैयत का उल्लेख किस अध्याय में है? तो रैयत का उल्लेख जो है अध्याय 4 में है। तो कैसे, 4 याद है, 16 नंबर आर्टिकल से 36 आर्टिकल तक मैंने क्या याद करवाया, रैयत के विषय में आपको याद करवाया है।
15 में क्या है, 16 में क्या है, 16 सोमवार करना है आपको। 17 में रायता खिलाना है बंदों को, तो बंदोबस्ती रैयत की परिभाषा दी है 17 में। इस तरीके से वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें याद होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं 73। सेंटी एक्ट की किस धारा में बंदोबस्त रैयत के अधिकार अभिलेख का उल्लेख है? तो अभी तुरंत मैंने बताया कि बंदों को रायता आप कब खिलाएंगे, 16 सोमवारी के व्रत करने के बाद, तो 17 में खिलाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 में उल्लेखित भूमि के उपभोग के संबंध में, 21 तो हमने याद नहीं किया तो इसको स्किप करते हैं। स्किप याद मैंने नहीं करवाया, लेकिन ये बहुत ही इजी है। जैसे कैसे मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 21 में दिया है अधिकारों के विषय में, तो 21 में बहुत सारे अधिकार है, इसलिए इसमें क ख ग इस तरीके से जोड़ा गया है। तो 21 में अधिकार के विषय में, तो 21 का में क्या है, वृक्षों में अधिभोगी रैयत के अधिकार के विषय में दिया, तो इसका आंसर क्या है, सी है। 75 का आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही इजी है याद करना। नेक्स्ट देखते हैं, जो नहीं याद कराया तो उसे हटाइए। तो ये देखिए पट्टा वाला जो है, पट्टा वाला याद नहीं कराया मैंने, लेकिन मुझे याद है पट्टा और आठ, आठ को आठ कहते हैं ना हम, आठ, तो 8 को 8 कहते हैं, 8 में ठ को ट कर दीजिए, तो पट्टा वाला अध्याय 8 में याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। तो ये देखिए पट्टा वाला जो याद करवा दिया मैंने, कैसे याद करवाया था आपको कि 8 वाला अध्याय कैसे स्टार्ट होगा, 4 और 4 से। तो क्वेश्चन क्या है, सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी के एक पट्टा, पट्टा देख लीजिए, पट्टा पाने का हकदार होगा। तो ये धारा 44 में दिया हुआ है। तो ये भी जो है काफी इजी तरीके से हमें याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भूइंहरी भूधृति, ये नहीं याद करवाया मैंने। लगान के बकाया, ये नहीं किया हमने। वस्तु के रूप में दे, ये मुझे याद है लेकिन आपको नहीं करवाया मैंने याद, क्योंकि इसका ट्रिक मुझसे नहीं बना था। चलिए हाँ, ये देखिए मैंने याद नहीं करवाई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको याद करवा दे रही हूँ। सीएनटी एक्ट की किस धारा में लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम प्रभार होना लिखा हुआ है? तो इसका आंसर 60 है। तो आप कल्पना कीजिए कि आपने जो है लगान लिया है, और तो आपको लगान तो आप किस्त दे रहे होंगे जरूर, लेकिन आपको कब भार लगने लगेगा, वो लगान आपको भार लगने लगेगा जब आप रिटायर हो जाएंगे 60 साल के, क्योंकि पेंशन जो है सैलरी से ऑब्वियसली आधी या फिर कम भी होती है बहुत सारे लोगों की। तो आपको जो है ये भार लगने लगेगा। क्या भार लगने लगेगा, पहला भार आपको कब महसूस होगा, जब आप 60 ईयर के हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल याद हो गया, सीएनटी एक्ट की किस धारा में लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम भार होने का उल्लेख है। तो जो जब जब आप, अब आप देखिए रिटायर हो गए, अब आप नहीं चुका पा रहे हैं लोन बढ़िया से, तो आप क्या करेंगे, घर की कोई वस्तु को लगान के रूप में देंगे, है कि नहीं। तो ये देखिए क्या लिखा, सीएनटी एक्ट की इस धारा में वस्तु रूप में दे लगान का उल्लेख है। तो 60 में आपको भार लग रहा था, 61 में आपने क्या किया, आपने वस्तु के रूप में लगान को दे दिया। ठीक, तो ये भी याद हो गया 82। नेक्स्ट ये हमने याद नहीं किया तो हटाते हैं इसको, ये भी नहीं याद किया हमने। ये देखिए मैंने याद नहीं करवाया, लेकिन मुझे इंस्टेंट एक बहुत ही अच्छा ट्रिक याद आया तो मैं करा देती हूँ। जैसे देखिए, जल के विषय में सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने तथा राजस्व अधिकारी के आदेश का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में? तो शॉर्टकट में आपको पकड़ना है क्या, जल का सर्वेक्षण। तो जल को क्या बोलते हैं, जल को बोलते हैं H2O। तो एच मतलब ABCDEFGHIJK, देखिएगा तो एच आता है 8 में, और H2 का 2 लिख लीजिए, और ओ मतलब क्या, जीरो हो गया, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो 82, धारा 82 में जल के विषय में सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने के विषय में बात की गई है। तो 85 का आंसर जगह ए। नेक्स्ट है 86, हमने नहीं किया, 87 नहीं किया, 91 भी नहीं किया, 2 भी नहीं किया, इधर से कुछ किया हमने नहीं। जो नहीं किया तो वो नहीं देख रहे हैं हम। ये देखिए, ये वाला देखते हैं हम अध्याय,
सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण है? तो मैंने क्या आपको याद दिलाया था, याद है ना? 12वीं क्लास में आपने क्या पढ़ाई की? 3 चीज की पढ़ाई की। पहला क्या? अधिकार के विषय में पढ़ा, यानी मौलिक अधिकार। दूसरा अभिलेख पढ़ा शासकों का, और तीसरा आपने लगान के विषय में पढ़ा। तो ये हो जाएगा अध्याय 12 में दिया हुआ है। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये मैंने आपको नहीं याद कराया, लेकिन मुझे याद हो गया, ये 16 में दिया हुआ है। कैसे याद करना है? तो कैसे याद करना है आप देख लीजिए। चलिए ये देखिए, मैंने याद करवाया आपको, और आपको याद रहेगा कैसे, देखिए। सीएनटी एक्ट की किस अध्याय में परिसीमा की बात की गई? तो परिसीमा हमने क्या बोला? अडल्ट होता है कौन? 18 वर्ष का व्यक्ति। तो सीमा 17 साल तक सीमा लगी है उस पे कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है, जब तक कि 18 साल नहीं होता। तो वो अभी 17 साल का है, 18 साल नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का बी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी स्किप करते हैं इन सभी को। तो ये डिग्री वाला देखिए, मैंने याद करवाया आपको। डिग्री से आपको क्या याद रखना है? डिग्री। सीएनटी एक्ट की किस धारा में उपायुक्त की डिग्रियों और आदेशों के लागू किए जाने का उल्लेख है? तो डिग्री हमने चांद देखा था, जिससे हम जो है कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, वो चांद जो है हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो 180 इसका आंसर हो जाएगा। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सीएनटी एक्ट की किस धारा में उपायुक्त द्वारा जारी किसी आदेश को लागू करने में कुर्की और विक्रय से छूट दिया है? तो ये मैंने बोला लेकिन याद नहीं करवाया, लेकिन मैं अब जो है इसका जो है बता देती हूँ आंसर, लेकिन इसका जो ट्रिक है वो नहीं बन पाया मुझसे। 186 है। नेक्स्ट है कृषक की बेदखली और कब्जा दिलाने, हाँ ये तो मैंने याद करवाया आपको। सीएनटी एक्ट की किस धारा में कृषक की बेदखली या कब्जा दिलाने के उपायुक्त के आदेश के निष्पादन के बारे में? अब आप बेचारे किसान की जमीन आप दिलवाएंगे, मतलब आप उसका एक तरह से उपचार कर रहे हैं। तो उपचार मीन्स क्या होता है? एड। एड मीन्स ए का एक, आई 9 में आता है और डी आता है 4 में। तो आर्टिकल 194 होगा आंसर। 97 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये देख लिया हमने। शो नहीं देखा। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त भूस्वामी। तो मैंने क्या याद दिलवाया था? संयुक्त रूप से कैसी फैमिली रहती है? जो साथ साथ रहती है, तो लास्ट में तो साथ होगा। और संयुक्त फैमिली में क्या, दो पेरेंट्स होते हैं, यानी एक माता और एक पिता और 5 बच्चे। तो 5 2 5 7, बहुत इजी तरीके से याद हो गया। साक्ष्यों या दस्तावेजों के पेज दिए जाने का उल्लेख, पेश किए जाने का, सॉरी। तो देखिए साक्ष्य, हमेशा टीवी में हम क्या देखते हैं? जब भी साक्ष्य को प्रस्तुत करने जाते हैं, दो लोग को हमने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने का ठाना, लेकिन दोनों को क्षेत्रीय लोगों ने मार डाला। क्षेत्रीय मीन्स 6 और त्रीय मीन्स 3, 6 3 2 6 3, याद हो गया। सिविल, ये नहीं करवाया मैंने। सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के विषय में शक्ति शक्ति का उल्लेख सीएनटी एक्ट में किस धारा में है? तो इसका आंसर जो है, सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ मैं, इसका कोई ट्रिक मुझे नहीं पता है। इसका आंसर है 265। तो गाइज, अगर वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। और जिन्ना मेरा दिल लुटिया।